बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूं आपकी होस्ट अना यूसुफ। मेरी तरह आप भी इंतज़ार कर रहे होंगे सीमल हाशमी का, तो मैं आपको ये बता दूं सीमल हाशमी कुछ निजी मसरूफियात की वजह से हमें ज्वाइन नहीं कर सकी, इसलिए प्रोग्राम में आज आपका साथ मैं दूंगी। और सबसे पहले हम बात करेंगे, वीकेंड ख़त्म हो चुका है और मेरी तरह आप भी संडे खूब इंजॉय करने के बाद आज वापस आए हैं, काम का आगाज़ करना है। और काम का आगाज़ करने को दिल तो नहीं चाह रहा होगा किसी का भी, क्योंकि शदीद गर्मी है। और गर्मी के साथ ही सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज का मौसम और आपको बताएंगे कि सुबह 6 बजे दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और सुबह 9 बजे 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ साथ दोपहर 12 बजे बताया जा रहा है कि दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे दोपहर 3 बजे 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा शहर का मौसम। और शाम 6 बजे बताया जा रहा है 39 डिग्री सेंटीग्रेड शहर का मौसम रिकॉर्ड किया जाएगा। और शाम 9 बजे 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। कुछ बात कर लेते हैं आज शहर में होने वाले इवेंट्स के हवाले से। तो आज जो इवेंट होने जा रहा है शहर में, आपको बताते चलें, अजोका थिएटर और लाहौर आर्ट काउंसिल की कोलैबोरेशन से थिएटर ड्रामा पेश किया जा रहा है, कौन है ये गुस्ताख। और 16 मई से 19 मई तक 7:30 बजे इसको देखा जा सकता है। वेन्यू इसका है अलहमरा हॉल नंबर 2, मॉल रोड, लाहौर। और इसे लिखा है इसके डायरेक्टर हैं शाहिद नदीम और लिखा है इसको शाहिद नदीम ने और इसके डायरेक्टर हैं मदीहा गोहर। आज के इवेंट के हवाले से आपको बताएं, आप शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज और आपको बताएंगे आज डेली सिटी 42 की टॉप स्टोरीज क्या हैं। जी, सबसे पहले आपको बताते चलें कि साफ पानी मंसूबे के 4 अरब से अब सड़कें बनाई जाएंगी। अरकान असम्बली के हलकों की स्कीमें मुकम्मल की जाएंगी। केनाल रोड महर फयाज कॉलोनी का पानी 5 रोज से बंद है और मकीनों की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया है। स्कूलों की निजकारी रोक दी गई है, असातिज़ा की अपग्रेडेशन अब की जाएगी। और इसके साथ साथ डॉक्टरों के जायज़ मुतालबात हल करेंगे। दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए भरपूर वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे, ऐसा कहना है वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का। टॉप स्टोरीज आपने हमारी जानी और इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे रिपोर्टर इमरान यूनुस और शाहिद नदीम सेप्रा। सबसे पहले हमारी आज की लीड स्टोरी जो है उसके बारे में बात करते हैं। साफ पानी के मंसूबे जो 4 अरब रुपए हैं वो सड़कें बनाने पर खर्च किए जा रहे हैं। फिर एक दफ़ा से जो हमारी बुनियादी ज़रूरत है साफ़ पानी, उसको पीछे छोड़ा जा रहा है। देखें, ये बेसिकली पंजाब गवर्नमेंट इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाती है और पंजाब गवर्नमेंट की इस दफ़ा ज़्यादा तवज्जो जो है ना वो सड़कों पर है। आपने मेट्रो बस बना ली, उसके बाद ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन बनाने जा रहे हैं। बेसिक जो यूटिलिटीज़ हैं जिसमें हमारी बुनियादी ज़रूरियात शामिल हैं, जिसमें बिजली, गैस और पानी आता है। और पानी जो है वो उसमें बिलखसूस डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का बड़ा किरदार है, जिसमें आपके TMS भी शामिल हैं और ज़िले इंतज़ामिया शामिल है। बात यह है कि अगर आपको गवर्नमेंट बजट दे रही है और 11 अरब रुपए उन्होंने आपको बजट दिया और साल ख़त्म होने वाला है, उसमें से आप लगा, ठीक है, मान लिया कि वज़ीर आला का दही जो रोड्स प्रोग्राम है उसके लिए चले जाएंगे, अरकान कौमी सूबाई असम्बली के जो हल्के हैं उसमें ये पैसा खर्च हो जाएगा, वज़ीर आला के जो डायरेक्टिव्स हैं उसमें खर्च होगा। एक दूसरा एस्पेक्ट भी इसमें क्या नज़र आ रहा है कि आपको महकमा ख़जाना 5 अरब रुपए जो है वो जारी करता है और उसमें से आप सिर्फ 2 अरब 68 करोड़ रुपए जो है वो उस पर लगा रहे हैं। इससे क्या नज़र आ रहा है कि आपको बजट चाहे अरबों रुपए का मिल जाए, आप उस पर काम ही नहीं करना चाह रहे। आपकी जो सरकारी मशीनरी बैठी है उसको ये काम करने की ज़रूरत नहीं है कि आम जो बंदा है अगर उसके घर में आलूदा पानी आ रहा है, उसके पास पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं, मुश्किलात एक तरफ, लेकिन उससे जो उसके रिएक्शन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है कि आप बीमार हो रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ आप में फैल रही हैं, आपके बच्चे बीमार हैं और बीमार होकर जब आप हॉस्पिटल्स में आएंगे, हॉस्पिटल्स का क्या हालात हैं वो सबके सामने है कि आपको वहाँ पे तिबी सहूलियात नहीं मिलती, इलाज मुआलजे के हवाले से आप लाइनों में लग के खड़े रहते हैं, डॉक्टर्स आपको फैसिलिटेट नहीं करते।
तो पंजाब गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एक मंसूबा बनाती है, उसको जब तक सरकारी मशीनरी उसको ऑन नहीं करती कि ये मंसूबा हमने मुकम्मल करना है, तब तक कोई काम भी मुमकिन नहीं है। इसमें ठीक है, रोड्स पे कट लग गया, ये तीसरी दफा बजट काटा जा रहा है। भाई 11 अरब रुपए थे तो 2 अरब आपने कुछ लगाया, तो बाकी पैसे किधर गए? बाकी गवर्नमेंट आपसे वापस ही ले लेगी। 1 महीना रह गया है, अब नया बजट आएगा। इससे क्या लग रहा है कि वो पैसे जो हैं आप जाया करने जा रहे हैं, सारा बजट खत्म हो जाएगा और मंसूबा वहीं का वहीं रहेगा। अच्छा इमरान यूनुस, देखें एक बार फिर से यही बात सामने आ रही है कि अरकान असम्बली के जो हल्के हैं उन्हें संवारा जा रहा है, उन पे पैसा लगाया जा रहा है। साफ पानी एक हमारा बड़ा मसला है, अस्पतालों की सूरत हाल और सड़कों की सूरत हाल भी जो है वो अगर बना रहे हैं तो आवाम की ज़िंदगी जिस कदर अजीरन हुई है उसका भी अंदाज़ा हम बाखूबी लगा सकते हैं। हल्कों को क्या अरकान असम्बली के संवारना क्या तरजीह रह गई है हमारी? देखिए अना, ये नहीं बल्कि तीसरी बार होने जा रहा है कि साफ़ पानी कंपनी जो है उसका जो फ़ंड होता है वो दीगर फंड्स के लिए कट लगा दिया जाता है या उसे उनकी तरफ मोड़ दिया जाता है। तो तीसरी बार ये जो है वो होने जा रहा है। हम कई बार पहले भी प्रोग्राम में ये चीज़ जो है मुख्तलिफ जो ख़बरें सिर्फ 42 पर ऑन एयर होती हैं या दीगर मीडिया पर भी आती हैं, अखबारों में, तो यही चीज़ सामने वाज़े आती है कि इस हुकूमत की प्रायोरिटी जो है वो सेहत व तालीम हरगिज़ नहीं बल्कि डेवलपमेंट है, चाहे वो सड़कों की मद में है या रोड। इसी हवाले से स्पेशली अगर अरकान असम्बली देखें, अरकान असम्बली जो है वो बहुत पावरफुल है हमारे, इनकी मर्ज़ी के बगैर कोई भी काम जो है वो किसी भी हल्के में नहीं हो सकता। अब ये देखें, साफ़ पानी कंपनी जो बनाई गई, इसका बेसिक मकसद तो यही था कि जो लोग हैं ना सिर्फ लाहौर बल्कि जो दीगर अजला हैं उनको भी साफ़ पानी मुयस्सर हो। आप दीगर अजला को छोड़ें, आप सिर्फ लाहौर की बात करें, मुश्किल से जो है वो एक आधा हल्का होगा जहाँ पर साफ़ पानी जो आता है। कहीं पर गदला पानी आ रहा है, कहीं मिट्टी आ रही है, कभी कुछ आ रहा है, बाज़ इलाकों में तो कई रोज पानी ही नहीं आता। फिर दावे जो हम बारहा देखते हैं कि हमारे वज़ीर आला साहब जो हैं वो किसी भी बड़े जलसे में खिताब कर रहे हों या कोई मीटिंग हो, दावे ये किए जाते हैं कि अव्वलीन तरजीह जो है वो अवाम है, उसको सहूलियात देना है सेहत की, साफ़ पानी की, लेकिन ऐसा तो कुछ नज़र नहीं। देखिए, अवाम को जब आपने सुहाने ख्वाब दिखाने होते हैं तो तब आप ये किसी भी जलसे में या किसी भी मीटिंग में या कहीं भी अवामी इज्तिमा में आप कह देते हैं कि जी ये मनसूबा है, इस मनसूबे के तहत हम आवाम को ये सहूलियात देंगे सेहत व तालीम की या साफ़ पानी की। उसके लिए बजट जो है वो अनाउंस कर दिया जाता है, जी या 11 करोड़ से हम ये करेंगे। उसके बाद जब मीडिया से ये हाइप ख़त्म हो जाती है, आप आहिस्ता आहिस्ता उस पर कट लगाना शुरू करते हैं। और ये जो खबर हमारे रिपोर्टर जो है अली रामे उन्होंने दी है, बड़ी अच्छी डिटेल उन्होंने इसमें ये दी, जिसमें साफ पता ये चल रहा है कि ये जो 11 करोड़ इसमें दिए गए थे, 6 अरब रुपए का 11 अरब रुपए दिए गए थे, 6 अरब का तो वैसे कट लगा दिया, 2.5 अरब जो है वो आपने ऑरेंज लाइन में कन्वर्ट कर दिए, बाकी 2.5 अरब जो है आपने किसान पैकेज में। मुझे ये बताएं, और बड़ा अच्छी बात जो इसमें ये बताई गई है कि जो PND के आला अफसरान हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है जी कि कवानीन तो मौजूद हैं, कवानीन तो मौजूद है, हम फंड को जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अगर ना करते तो ये जो बजट है ये ज़ाया हो जाता। देखें, ये बजट ज़ाया हो जाता, इसके लिए भी कोई पूछने वाला नहीं है। क्या इस कंपनी से पूछा जाता कि एक साल में इसको इतना बजट दिया गया था, इसने सिर्फ ये 2 अरब रुपए ही क्यों खर्चे? क्या जो पूरा पंजाब है उसमें साफ पानी लोगों को मिलना शुरू हो गया? क्या लाहौर में जो है वो आवाम को साफ पानी मिल रहा है? हरगिज़ नहीं मिल रहा। और उस पर ये स्टेटमेंट रखी जा रही है कि जी वो बजट जो है वो लैब कर जाता, पैसे जो है वो नहीं। उसमें ये भी लिखा है, इसमें महकमा खजाना का आला ऑफिसर इस बात की तस्दीक कर रहा है कि हम तेज रफ्तार मंसूबों को दे रहे हैं। भाई तेज रफ्तार मंसूबों के क्या क्राइटेरिया कि आपको जो पुल नजर आएंगे, आपको बड़ी बड़ी मशीनरी नजर आई और उसके बाद वो तेज रफ्तार मंसूबे हैं। ये मंसूबा ही नहीं है कि आप लोगों को पीने का साफ पानी जो है मुहैया करें। तो इस बात पे आप देख लें कि एक महकमा खजाना का आला ऑफिसर, जिसने उसका नाम नहीं हमारे रिपोर्टर ने उसने जाहिर किया, बट उसकी स्टेटमेंट आप पढ़ें कि हमने इसलिए ये कट लगाया है, इसलिए फंड दूसरे मंसूबे पे लगाए हैं कि ये जो रकम है ये अरबों रुपए ज़ाया ना हो और तेज़ रफ्तार मंसूबे पर लगाए जाएँ। और भाई वो साफ पानी कंपनी जिसने ये सारा मंसूबा मुकम्मल करना है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। क्या हर दफ़ा वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ को हर बात का नोटिस लेना पड़ेगा? उनको हॉस्पिटल्स में भी जाना पड़ेगा कि यहाँ पे पैरासीटामोल लोगों को नहीं मिल रही? निचरा जो अमला है, निचरी जो सरकारी मशीनरी है, जो लाखों रुपए महाना तनख्वाह लेते हैं, जो सरकारी गाड़ियाँ इंजॉय करते हैं, सरकारी दफातर में मौजूद रहते हैं, सारी सरकारी मराहत इंजॉय करते हैं, वो किस लिए उनको दी जाती है? वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उन्होंने पब्लिक सर्वेंट है, वो पब्लिक को उन्होंने फैसिलिटेट करना होता है। बट यहाँ पे क्या हालात हैं कि तेज रफ्तार मंसूबे बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? मेट्रो ट्रेन बना दें, ऑरेंज लाइन ट्रेन बना दें, मेट्रो बस बना दें, ये नजर आ रहा है। यहाँ पर शायद सिप्रा फिर तो ये दावे तमाम जो हैं वो पीछे रह जाते हैं, जहाँ हम ये देखते हैं कि 4 अरब रुपए जो हैं वो सड़कों पर लगाए जा रहे हैं और साफ पानी और बुनियादी सहूलियात के लोगों के जो मंसूबे हैं उन्हें पीछे छोड़ा जा रहा है। प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम अपनी खबरें डिस्कस कर रहे हैं। अगली खबर की जानिब बढ़ेंगे। कैनाल रोड का इलाका है ये, महर फयाज कॉलोनी, जहां पर 5 रोज़ से मकीनों के लिए जो है वो पानी बंद किया गया है और शदीद परेशानी का शिकार नज़र आ रहे हैं मकीन वहाँ के। शाहिद सिप्रा की ये कल की खबर है, हमने कल इस पर काफ़ी देर जो है वो किया भी लाइव, और लोगों का जो हमने वहाँ पर देखा, सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। लोग बेचारे वहाँ पर इस कदर परेशान दिखाई दे रहे थे। क्यों ये मसाइल हल नहीं किए जा रहे हैं? देखें, जब आप फंड ही निकाल लेंगे, हम इससे पहले जो स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं कि पानी के जो फंड्स हैं वो आपने सड़कों पे लगा देने हैं, ट्रेन पे लगा देने हैं, तो फिर यही हालात होंगे। महर फयाज कॉलोनी ये फतेहगढ़ के साथ है, किनार रोड से लेफ्ट साइड पे। वहाँ पे 5 दिन से, अब आज मेरे ख्याल में 6ठा दिन हो गया होगा। अगर कल आया पानी, नहीं आया, मेरा नहीं ख्याल कि इतना जल्दी कोई एक्शन हो और उस पर आपके वासा जो है वो काम जागे। जब मेरी उनसे बात हुई शहरियों की, तो वो ये बता रहे हैं कि हमारे पास ट्यूबवेल भी मौजूद है, जनरेटर भी बहुत बड़ा मौजूद है, बिजली भी आती है, ठीक है लोड शेडिंग मौजूद है, बट बिजली आती है, लेकिन इस दौरान ट्यूबवेल को चलाया नहीं जा रहा। अब हालात क्या हैं कि पीने के लिए पानी आपके पास मौजूद नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, जो बड़े हैं वो तैयार होकर अपने दफातर में नहीं जा सकते, और सबसे जो नहीं, जब सब कुछ मौजूद है तो उसके बावजूद भी ये सूरत हाल क्यों? बात सुनने वाला को नहीं, ऑपरेटर चलाता नहीं है। जब ऑपरेटर के ऊपर आपने एसडीओ बैठा है आपका, या जो आपका टीएमए का अमला है, जब वो उससे पूछेगा नहीं तो कौन चलाएगा? मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा चलो पानी बंद हो गया, आप मुश्किलात से 2-4 हो गए, पीने के लिए आप कहाँ से ला रहे हैं? वो कहते हैं जी हम दूर दराज इलाकों से, सराउंडिंग में जहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगे हुए हैं या ट्यूबवेल लगे हुए हैं, वहाँ से हम पानी भर के लाते हैं, या रिश्तेदारों से, दोस्त अहबाब से। उसके बाद एहतजाज हुआ, एहतजाज को उन्होंने रास्ता अपनाया। अफसोसनाक ये था कि आप वहाँ पे जो मसाजिद हैं वहाँ पे भी पानी मौजूद नहीं है। आप मसाजिद में वो कह रहे थे कि हम ऐलानात करवाते हैं कि जो नमाजी हजरात नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं वो घरों से वुज़ू करके आए। घर में पानी मौजूद नहीं है, सही। घर में पानी कहाँ से आएगा? आप दूसरे इलाकों से लेके आ रहे हैं। बेसिकली गफलत और नाअहली है। हर चीज़ होने के बावजूद अगर एक इलाके में, एक कॉलोनी में आप पानी नहीं पहुँचा रहे, आप शहरियों को अजियत से अजियत देते जा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि आपका कोई पूछने वाला ही नहीं है, आपका कोई कानून ही नहीं है कि किसके तहत आपको कोई पूछने वाला हो। हर दफ़ा क्या शहरियों को सड़कों पे निकलना होगा, हर दफ़ा एहतजाज का रास्ता अपनाना होगा, मुजाहरे होंगे, टायर जलाए जाएंगे, उसके बाद मसाइल का हल होगा। ये अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि शायद हमारी किस्मत में लिखा जा चुका है कि जब तक आप हुक्मरानों के खिलाफ सड़कों पे नहीं निकलेंगे, जब तक एहतजाज नहीं होगा, तब तक आपका कोई भी मसला हल नहीं होगा। बिल्कुल। देखें इमरान, जैसा कि शाहिद सिप्रा ने भी बताया कि हर चीज़ मौजूद है, लेकिन जो आला हुक्काम है उनकी जानिब से सुस्ती का मुजाहरा किया जा रहा है। आला हुक्काम के साथ साथ मुझे तो ऐसे लग रहा है जो नीचे वाला अमला है वो भी जो है हाथ पे हाथ धरा बैठा है, और लोग जो है वो बाहर सड़कों पर आ रहे हैं। ना वैसे तो लाहौर के ज़्यादातर जो इलाके हैं उनकी सूरत हाल जो है वो भी, मैं ब्रेक में भी शायद सिप्रा से ये डिस्कस कर रहा था कि जो ज़्यादातर इलाके हैं उनकी सूरत हाल ये है कि जब बिजली आ रही होती है तब ट्यूबवेल नहीं चलाए जाते, मतलब घरों में पानी नहीं आता, और जिस वक्त ट्यूबवेल चलाए जाते हैं घरों को पानी देने के लिए, तब जो है वो घरों में बिजली नहीं आ रही होती। तो ये सूरत हाल जो है लाहौर के बेशतर इलाकों में मौजूद है। अगर स्पेशली बात करें महर फयाज कॉलोनी की, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि तकरीबन 4 साल कबल से मैंने शायद सिप्रा से कांटेक्ट किया, क्योंकि ये बिजली भी करते हैं, लेस्को को भी कवर करते हैं, तो मैंने इनसे ये सूरत हाल जानी। मैंने कहा यार लोग शायद झूठ बोल रहे हैं, ऐसा मुमकिन है? उसने कहा जी ये सूरत हाल यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि एक तो वहाँ पर ट्रांसफार्मर जो है वो बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर बिजली और पानी, इसकी जो सूरत हाल है, बहुत ख़राब सूरत हाल, वो एक अरसे से देखी जा रही है। सही। शायद सिप्रा, बुनियादी ज़रूरत है पानी, और 5 रोज़ से ये लोग जो हैं पानी के बगैर वहाँ पर रह रहे हैं। लोगों से भी आपकी कल बात हुई, क्या मसाइल थे उनके, क्या कह रहे थे वो लोग? देखिए बात यह है कि जिस तरह इमरान यूनुस कह रहे हैं कि हट कर इलाका है, तो लाहौर का हिस्सा ना। बिल्कुल। अब तो आपकी मेन शाहरा जो है वो किनार रोड बनती जा रही है, इसको आप अहम शाहरा कह सकते हैं, क्योंकि सारे इंटरलिंक्ड हैं इसके साथ। और दूसरी बात यह है कि लाहौर के रहने वाले हैं, इन्हीं के वाटर सपोर्टर हैं ना। मैंने कल पूछा, मैंने कहा यहाँ पे एमएनए भी हैं, आपके एमपीए भी हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, इवन काउंसलर्स भी मुंतखब हो गए हैं। तो जवाब ये मिला कि एमएनएज और एमपीएस तो पहले ही नहीं नजर आते थे, और उसके बाद जब चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, हमने शक्ल ही नहीं देखी, हमें उनकी शक्ल भी नहीं याद कि ये हमारे वाइस चेयरमैन है या चेयरमैन है। तो बात यह है कि जब तक आप हुकूमती नुमाइंदे जो हैं उन तक अख्तियारात आप मुंतकिल नहीं करेंगे और मुनासिब चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, तब तक ये मामला ठीक हो ही नहीं सकते। बिल्कुल। वो क्या इल्ज़ाम लगा रहे थे कि हमारे पास इतना बड़ा जनरेटर है, ट्रक के जितना जो है वो जनरेटर मौजूद है, उसका डीजल आता होगा, सरकारी कागजों में जारी होता होगा, और उसके बाद चलाया नहीं जाता, कहाँ जा रहा है? खुर्द-बुर्द किया जा रहा होगा ना, उसके पैसे खाए जा रहे होंगे, उसका नुकसान किसको हो रहा है? पब्लिक को हो रहा है। यही वजह है कि जब तक आला सतह पे आला अफसरान, जो पूरी आपका स्ट्रक्चर बनता है, हायरार्की बनती है,
वो उसका चेक एंड बैलेंस नहीं होगा। टीएमओ से लेके नीचे ट्यूबवेल ऑपरेटर तक जब उसको आप चेक नहीं करेंगे, लोग इसी तरह अजियत में मुब्तला रहेंगे। और अब क्या होगा कि आप रमज़ान और मुबारक आ रहा है, आपका मुकद्दस महीना आ रहा है, इसमें अगर इसी तरह के मसाइल से ये लोग दो चार रहे, बिजली की लोड शेडिंग से तो हम रहेंगे, वो उसमें तो दूसरी राय नहीं है। तो उसके बाद आपको पानी भी नहीं मिलेगा। जब पानी नहीं मिलेगा तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि रमज़ान मुबारक जो हमारा मुकद्दस महीना है, इसमें लोग रोज़े रखेंगे तो वो गुजर बसर किस तरह होगा। बिल्कुल। अगली खबर की जानिब बढ़ेंगे। स्कूलों की निजकारी रोक दी गई है, असातिज़ा की अपग्रेडेशन हो गई है। असातिज़ा जो सरापा एहतजाज थे उनसे मुज़ाकरात हुए हैं, उनकी बात मान ली गई है। ऐसा है कि असातिज़ा को उनका हक मिल जाएगा? देखिए, हमने गुज़श्ता जो सिटी 10 के कई प्रोग्राम हैं उसमें ये चीज़ डिस्कस की थी कि सरकारी स्कूल जो हैं उनको NGOs के हवाले किया जा रहा है। तो तकरीबन 4500 स्कूल जो हैं वो पंजाब के, अगर हम पंजाब की बात करें तो 4500 के करीब सरकारी स्कूल जो हैं वो NGOs के हवाले किए जा रहे थे। देखिए, इनकी जो असल इशू था वो ये था कि एक NGO जो है वो एक स्कूल कैसे चला सकती है। आप बजाय सरकारी स्कूलों की जो तालीम है उसको बेहतर करने की बजाय और वहाँ पर जो सहूलियात हैं वो अच्छी बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, यहाँ असातिज़ा की जो कैपेसिटी है उसको बेहतर करने के बजाय आप उन्हें जनाब प्राइवेट इदारों के हवाले कर रहे हैं, निजकारी कर रहे हैं, उनकी ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो नो डाउट ये बहुत बड़ी कामयाबी है टीचर एसोसिएशन की जो इन्होंने की है। एक तवील धरना जो है वो इन्होंने वहाँ पर दिया है और अभी तक जो राना मशहूद की जानिब से जो स्टेटमेंट आई है उसके मुताबिक तो ये कहा गया है कि जिस स्कूलों की निजकारी जो है वो रोक दी गई है। लेकिन सूरत हाल जो है वो देखते हैं कि ये किस हद तक उनका ये दावा जो है ये सच साबित होता है। अच्छा, शाहिद सिप्रा बताएगा, निजकारी का अमल जो है वो रोक दिया गया है। हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट स्कूलों के हालात हैं, हम टाइम टू टाइम अपने नाजरीन को स्कूलों की हालत ज़ार के हवाले से दिखा भी रहे होते हैं। तो ये क्या फ़ैसला जो है बेहतर है? असातिज़ा की जानिब से जो ये कहा जा रहा था निजकारी का फ़ैसला इसको रोक दिया जाए, तो किस हद तक ये फ़ैसला बेहतर है? देखें, ये प्रोटेस्ट और धरना दो इश्यूज़ पे था। एक इशू था कि हमें नौकरियों से ना निकाला जाए, दूसरा इशू था कि निजकारी न की जाए। अब इसमें देखना यह है कि आया कि वो टीचर्स कौन से टीचर्स हैं जिनको ये खौफ था कि निकाला जा रहा है। जिस तरह वापडा की निजकारी की बात हुई तो लोग सड़कों पे निकले, उनको भी यही था कि मिनिस्ट्री ने लिस्टें बना रही हैं, जो करप्ट हैं उनको हम निकाल देंगे। उसके बाद ये फैसला वापस हुआ और अभी तक कोई इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। यहाँ पे हालात, चलो हम टीचर्स को निकालने या ना निकालने के एक सेपरेट इशू है। गवर्नमेंट स्कूल्स की हम बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल जो आपके पास मौजूद हैं, मेरे ख्याल में हुकूमत के पास वो सारे स्कूल्स मौजूद हैं जहाँ पे आपका प्ले ग्राउंड्स मौजूद हैं, उसकी आपके इतने बड़े बड़े उसके एरिया में वो चीज़ें मौजूद हैं जहाँ पे आप निसाबी के साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ आप कर सकते हैं। सही। सिर्फ क्या है कि मैनेजमेंट जो है वो ठीक नहीं है। वज़ीर आला के अपने हल्के के स्कूलों के हवाले से हम देख लें, जिन्होंने छापा मारा था तो वहाँ पे उन्होंने क्या हालात किए थे, उसके बाद वो हालात इस पे देख लें। वही बात हुई कि फंड्स आपको मिलते हैं, लगते नहीं हैं। फंड्स लगाने में क्या होता है, खुर्द-बुर्द हो जाती है, ज़ाया हो जाते हैं, उसके बाद कुछ समझ नहीं आती। आप एक प्राइवेट सेक्टर को देने जा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर्स, जब आप पिछले दिनों में देखें कि 3-4 महीने के पहले की बात है, जब निजी स्कूल्स में फीसें बढ़ाई गई, लोग सड़कों पे आए, पेरेंट्स आए, कब फीसें बढ़ाई गई, उसके बाद सरापा एहतजाज। जब यही सहूलियात आप मुनासिब चेक एंड बैलेंस के साथ आप गवर्नमेंट स्कूल्स में दे दें तो मेरा नहीं ख्याल कि आप उसको प्राइवेट सेक्टर के सुपुर्द कर दें कि ये आप पकड़ लें। आपकी इमलाक हैं, आपके इतने बड़े बड़े ग्राउंड्स मौजूद हैं, निसाबी सरगर्मियां वहाँ पे हो सकती हैं। सिर्फ मुनासिब चेक एंड बैलेंस हो तो सारे बिल्कुल मुनासिब चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है। शाहिद सिप्रा आपका भी बहुत शुक्रिया, इमरान यूनुस साहब का भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नाज़रीन, हम लोगों ने बात किया, हम खबरों के हवाले से प्रोग्राम में हम मज़ीद भी चीज़ें शामिल करेंगे। अभी एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक और अब प्रोग्राम में शामिल करेंगे सेगमेंट बचत बाजार। और बचत बाज़ार में सबसे पहले आपको बताएंगे सेल्स कहाँ कहाँ लगी हैं। और अगर आप जा रहे हैं अलमेरा पे तो वहाँ पर आपको 60% जो है वहाँ पर आपको सेल मिल सकती है, 60% ऑफ है। इसके साथ साथ और लाइमलाइट पे भी आपको 50% ऑफ मिल सकता है। और अगर आप हाइपर स्टार जा रहे हैं और वहाँ पर आपको बताएंगे कि डव शैम्पू जो है 175 मिलीग्राम, उसकी रिटेल प्राइस है 210 और प्रमोशनल प्राइस है उसकी 169। इस पे आप 31 रुपये बचा सकते हैं।
और इसके साथ साथ कॉर्नफ्लेक्स 475 मिलीग्राम रिटेल प्राइस है इसकी 230, प्रमोशनल प्राइस है इसकी 285 और इस पे आप 45 रुपये बचा सकते हैं। और अब सेगमेंट शामिल करेंगे आज के भाव। आज के भाव में सब्जियों और फलों के रेट शहर में क्या हैं, ये हम जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। वो कहां पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। शहजाद, बताएगा इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? शहर में सब्जियां और फल किस कीमत पर फरोख्त किए जा रहे हैं? शहर के ओपन मार्केट में 6 से 7 सब्जियों की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है, जो आज जिला इंतज़ामिया की जानिब से सरकारी नरखनामा जारी किया गया है। इसके मुताबिक आज सब्जियों की जो कीमतें हैं वो कुछ इस तरह से हैं। इनमें आलू 16 रुपये, प्याज 22 रुपये, टमाटर 15, लहसुन देसी 4 पे इजाफे के बाद 116 रुपये फ़ी किलोग्राम में फ़रोख्त हो रहा है। इसके अलावा अदरक थाईलैंड से इम्पोर्ट किया गया 38 रुपये, लहसुन चाइना 152, अदरक चाइना 3 रुपये इजाफे के बाद 72 रुपये। ये भी बताता चलूँ कि लहसुन चाइना की कीमत में भी 4 रुपये फ़ी किलोग्राम इजाफा देखने में आ रहा है, जिसके बाद ये 152 रुपये। इसके अलावा जो बैंगन है वो 18, खीरा देसी 26 रुपये, खीरा फार्मी की कीमत जिला इंतज़ामिया की जानिब से 15 रुपये फ़ी किलोग्राम मुतय्यन की गई है। इसके अलावा करेले 31, पालक 11, लीमू देसी की कीमत में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जो है वो जारी है। ये 3 रुपये इजाफे के बाद 193 रुपये। इसी तरह जो लीमू देसी है वो 136 रुपये, मेथी 25 रुपये, माड़ू की कीमत जिला इंतज़ामिया की जानिब से 18 रुपये फ़ी किलोग्राम मुतय्यन की गई है। इसके अलावा फलियाँ 47 रुपये, दीगर सब्जियों में बंद गोभी 14 रुपये, फूल गोभी की कीमत 38 रुपये फ़ी किलोग्राम मुतय्यन की गई है। इसके अलावा घिया कद्दू 2 रुपये इजाफे के बाद 18 रुपये, शिमला मिर्च 19 रुपये, अरबी जो है वो 47 रुपये फ़ी किलोग्राम इसकी कीमत जिला इंतज़ामिया की जानिब से मुतय्यन की गई है। 56 रुपये, भिंडी 56 रुपये, जो मटर हैं वो 4 रुपये इजाफे के बाद 81 रुपये फ़ी किलोग्राम में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसके साथ साथ मूली 8 रुपये, टिंडिया फार्मी 13 रुपये, गाजर चाइना 13 रुपये, साग जो है वो आज मार्केट में दस्तयाब नहीं है। इसके अलावा देसी टिंडे 35 रुपये फ़ी किलोग्राम है, हलवा कद्दू 7 रुपये। इसके अलावा जो तरह हैं उसकी कीमत जिला इंतज़ामिया की जानिब से 11 रुपये फ़ी किलोग्राम जो है वो मुतय्यन की गई है। इसके अलावा बताते चलूँ कि मुर्गी के गोश्त की कीमत में भी 3 रुपये इजाफा देखने में आ रहा है, जिसके बाद वो 235 रुपये फ़ी किलोग्राम हो गई है। हफ्ते के रोज़ भी 4 रुपये इजाफा रिकॉर्ड किया गया, यानी कि मजमूई तौर पर 2 दिनों में जो है वो 235 रुपये तक जो है मुर्गी पहुंच गई है और मजमूई तौर पर 7 रुपये फ़ी किलोग्राम इजाफा दे हुए इसमें देखने में आ रहा है। जिंदा ब्रायलर मुर्गी जो है उसकी कीमत 162 रुपये परचून में है और जो थोक में है वो 156 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। इसके अलावा जो अंडे फार्मी हैं उनकी कीमत बदस्तूर 67 रुपये फ़ी किलोग्राम है। जिला इंतज़ामिया की जानिब से सरकारी नरखनामे पर जो है वो अमल दरामद ना होने की वजह से जो आम ओपन मार्केट के सारिफ हैं वो परेशानी से दोचार हैं। सार्फिन का ये कहना है कि जिला इंतज़ामिया प्राइस कंट्रोल करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम करे और जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं उनको जो है वो फाल किया जाए। जी सही शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने रेट्स के हवाले से बताया और ये भी बताया कि ज़िले इंतज़ामिया के जो रेट्स हैं उन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, सारिफीन परेशान दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, शामिल करेंगे मीट रेट्स और आपको ज़ैनत शॉप पे बताएंगे बीफ जो है वो 490 रुपये किलो में मिल रहा है और मटन जो है 480 रुपये में, आपको बताते चलें 840 रुपये में मिल रहा है और इसके साथ साथ बीफ मेंस जो है वो 520 रुपये में मिल रहा है। और इसी तरह मटन मेंस जो है 960 रुपये में मिल रहा है। आपको बताएंगे चिकन रेट से हैं। जिंदा मुर्गी आपको मिलेगी 162 रुपये में और इसका गोश्त आपको मिलेगा 235 रुपये में।
जी, अंडों के रेट शामिल करेंगे। आपको बताएंगे कि 67 रुपीज़ पर डज़न मिल रहे हैं, परचून के ये रेट हैं। और इसके साथ साथ थोक में 65 रुपये दर्जन अंडे मिल रहे हैं। गोरमे रेट आपको बताएं तो 66 रुपये गोरमे रेट है। अभी एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और आज हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं नासिर सईद साहब। थोड़ा सा इनके बारे में आपको बताती चलूँ। वज़ीर आला पंजाब के ये पॉलिटिकल असिस्टेंट हैं, लाहौर चैम्बर के नायब सदर हैं और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून लाहौर ताजर विंग के भी ये सदर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, बहुत अच्छा। आपके बारे में जो सामने मेरे पड़ा है, वज़ीर आला पंजाब के पॉलिटिकल असिस्टेंट, लाहौर चैम्बर के नायब सदर भी हैं और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून लाहौर ताजर विंग के सदर। खासी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, तो किस तरह से ये तमाम मामलात हल होते हैं और अपनी जो निजी ज़िंदगी है उसको भी आप देख रहे होते हैं? बहुत डिफ़िकल्ट है, उसमें बिज़नेस को भी देखना, फैमिली को भी देखना, फिर जो ट्रेडर्स जो हैं उनको भी देखना, उनके जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। और जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हमारे यहाँ तो ट्रेड भी हम रोज़ाना की बुनियाद पर देख रहे होते जी हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं, तो उसमें लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी एक्चुअली ट्रेडर्स का ही है काम। तो जो पॉलिटिकल असिस्टेंट सीएम है, उनका भी मेरा जो फील्ड है, मेरा जो डोमेन है वो ट्रेडर्स का ही है। तो इसलिए कोई थोड़ा मुश्किल नहीं है, वो एक ही है सब्जेक्ट सब जगहों पे। तो इसलिए उसमें अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्रेडर्स के मसाइल हैं उसको हाईलाइट किया जाए, उसको गवर्नमेंट तक पहुँचाया जाए और उसको सॉल्व भी करते हैं। और अल्लाह का करम है कि काफ़ी बेहतर है और इसमें हर जगह पे बेहतरी की गुंजाइश तो होती है, आपको मालूम है। बिल्कुल। तो अपने लिए वक्त कैसे निकाल लेते हैं इतनी बड़ी जिम्मेदारियों के साथ? अपने लिए वक्त बहुत कम निकलता है, इवन कि अपना जो चेकअप कराने का भी टाइम नहीं मिलता। तो मुश्किल तो होती है, लेकिन खुशी ये भी होती है कि किसी जो ट्रेडर्स का, किसी दोस्त का अगर कोई काम हो जाए, क्योंकि अपने आप को कुछ वेलफेयर के लिए भी टाइम देना चाहिए इंसान को। अपनी लाइफ में से, अपने बिज़नेस में से लोगों की फलाह के लिए भी काम करना चाहिए। उससे जो तस्कीन मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा है और उससे बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है। जो रात को जब मैं सोता हूँ तो मैं बड़ा मुतमईन सोता हूँ कि आज मैंने कुछ अच्छा काम किया है। सही। अच्छा, अब सबसे पहले हम डिस्कस ये कर लेते हैं, हमारे यहाँ सनतकार जो हैं वो उनके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। तो आम तौर पर अमूमी जो है सनतकारों के किस तरह के मसाइल आपके सामने आते हैं और फिर उनको हल करने के लिए आपकी जानिब से क्या हिकमत अमली अपनाई जाती है? उसमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो ट्रेडर्स हैं, मसाइल उसके बहुत ज़्यादा हैं। अभी आजकल लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हम ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस पे काम कर रहे हैं। उसमें फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि लाहौर चैम्बर में ऐसा काम हुआ। उसमें हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने काम किया, प्रेसिडेंट साहब ने काम किया, मैं भी इसी टीम का हिस्सा हूँ। तो उसमें पाकिस्तान की जो रैंकिंग है 138 नंबर पे है आउट ऑफ 189 कंट्रीज़। सही। तो हर साल ये डिक्रीज़ हो रहा है। डिक्रीज़ मीन के हमारी रैंकिंग गिरती जा रही है। 138 है और मोस्ट प्रोबेबली इस साल 140 139 हो जाएगी। सही। तो जबकि हमारे लाहौर चैम्बर का ये टारगेट ये है कि पाकिस्तान को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस टॉप 50 कंट्रीज़ में लाया जाए। अच्छा। उसके लिए पंजाब गवर्नमेंट से और डिपार्टमेंट से, तमाम डिपार्टमेंट से काम हो रहा है और इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट से भी हम मीटिंग्स कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि इस साल और 1-1.5 साल में पाकिस्तान को हम रैंकिंग बेहतर करने में कामयाब होंगे। तो उससे जो सनतकारों के भी मसाइल कम होते हैं, क्योंकि टैक्स ज़्यादा जमा कराना पड़ता है, उसमें टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होता है, हर चीज़ का टाइम ज़्यादा है। जबकि इंटरनेशनल जितने भी ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में रैंकिंग है बास कंट्रीज़ की, तो एक दिन में ही काम हो जाते हैं। तो हमारे तो 19 दिन लगते हैं एक कंपनी को रजिस्टर्ड कराने के लिए, 19 दिन। अच्छा, हमारे यहाँ ये है कि आम सनतकार जो है छोटे लेवल पे जो काम करें उनकी रसाई मुश्किल होती है, उनकी जो मुश्किलात हैं वो जो है वो जूं की तूं रहती हैं। तो उसके लिए भी आया लाहौर चैम्बर की जानिब से, आपकी जानिब से कोई कोशिश की जाती है कि उनके मसाइल सुने और उनको भी हल किया जाए? जी, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसमें जो ट्रेडर्स हैं और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये उसका फोरम है। उसमें जो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें 32 मेंबर्स होते हैं। तो वो एसोसिएट क्लास से, ट्रेडर से और इंडस्ट्रियलिस्ट से लिए जाते हैं, डिफरेंट सेक्टर से। तो हर सेक्टर की वहाँ पे नुमाइंदगी मौजूद है और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स तमाम सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, उनके प्रॉब्लम्स को हाईलाइट भी करता है।
और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाता है, चाहे एफबीआर की हो, चाहे एक्साइज डिपार्टमेंट की हो, चाहे एलडीए की हो। अभी इस वक्त 11 बजे एलडीए हेड ऑफिस में भी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग चल रही है कि जो इंडस्ट्रियल जोन के हवाले से है। अच्छा। आपको ये मैं बताऊं कि पंजाब में और स्पेशली लाहौर में इंडस्ट्रियल जोनिंग की ही नहीं गई हुई। सही, ऐसा ही इंडस्ट्रियल जोनिंग नहीं की गई, जिससे इंडस्ट्री कोई फिरोजपुर रोड पे है, कोई सगिया पुल पे है, कोई जीटी रोड पे है, कोई दरोगावाला में है, डिफरेंट जोन्स में लगी हुई इंडस्ट्री। तो उसको आज मीटिंग चल रही है एलडीए में, जिसमें जोनिंग के ऊपर बात होगी ताकि इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाएं, ताकि जो इंडस्ट्री लगाने वाले को बेनिफिट हो, उसको पूरी जो फैसिलिटीज़ हैं इंडस्ट्री लगाने के लिए वो मिले। अच्छा, एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि जो इंडस्ट्रियल जोन नहीं बने हुए, इसकी वजह से ज़्यादा जो सनतकार हैं वो इस तरफ आ नहीं रहे। आप समझते हैं कि एक बड़ी वजह हो सकती है? जी, ये भी वजह है। इंडस्ट्रियल जोन तो बने हुए हैं, अब जैसे सुंदर स्टेट है, कायदा इंडस्ट्रियल स्टेट है, लेकिन लाहौर में आप देखिए कि फिरोजपुर रोड पे इंडस्ट्री लगी हैं, दरोगावाला में लगी हैं, जीटी रोड पे लगी हैं, तो वो उनको ऑथराइज नहीं किया गया, उनको लाइसेंस नहीं दिए गए, उनको इंडस्ट्री लगाने के लिए परमिशन नहीं दी गई, जो कि अभी उनको नोटिस आ रहे थे कि आप अपनी इंडस्ट्री को लगाने के लिए आप अप्लाई करें एलडीए के ऊपर, और उसकी कमर्शलाइजेशन फीस भी दें जो कि काफ़ी हाई है। तो इसमें इंडस्ट्री लगाने के लिए हमें इंकरेज करना चाहिए गवर्नमेंट को भी, और अभी गवर्नमेंट का ये टारगेट भी है कि हम इंडस्ट्रियल जोनिंग भी करेंगे और इंडस्ट्रियल जोन्स भी बनाएंगे। सही। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे, सेल्स टैक्स के रिफंड ना मिलने से सनतकार जो हैं उनको किस किस्म की मुश्किलात का बहुत बड़ी मुश्किलात आती हैं। वो कैपिटल आप देखें कि वो उस पर कैसे अपना वो जो अपना अचीव कैसे करते हैं, फिर वो उनको प्रोडक्ट परचेज़ करनी है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए उनका रॉ मटेरियल चाहिए, तो तकरीबन 200 अरब रुपए से ज़ायद का जो है वो रिफ़ंड क्लेम पेंडिंग है बड़े अरसे से। हर दफ़ा जब बात होती है एफबीआर से, उन्होंने भी कहा कि हम सितंबर में देंगे, लास्ट सितंबर में भी करना था, फिर अभी इसमें बात हुई, तो अभी काफ़ी मुश्किलात हैं, जिससे कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट का जो अपना कैपिटल है वो अपना रिफ़ंड के वजह से ही वो डिले जब होता है तो उसको मुश्किलात आती हैं अपनी रॉ मटेरियल परचेज़ करने में। वो एक्सपोर्ट्स के लिए वो जो टारगेट मिलता है, जो टाइम डिलीवरी का मिलता है, वो उसको अचीव नहीं कर पाता। सही। अच्छा, ऐसी खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि हमारी इंडस्ट्री जो है बाहर मुंतकिल हो रही है, तो इसकी क्या वजूहात सामने आ रही हैं? क्या गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है या सनतकार खुद इधर का रुख नहीं करना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा कम है। कुछ टेक्सटाइल में कुछ हुआ था कि कुछ बांग्लादेश में कुछ उन्होंने इंसेंटिव्स दिए, तो पाकिस्तान में क्योंकि थोड़ी सी इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं, जो डिफरेंट हर्डल्स होती हैं, जो स्टाफ की तरफ से भी। हर्डल्स अगर आपने कहा है तो वो अमूमी तौर पर किस किस्म के हर्डल्स? उसमें चेक एंड बैलेंस की बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, और उसमें वो तंग करते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को, जो स्टाफ जाता है, तो उसमें फिर वो हरासमेंट होती है बिजनेसमैन को। अब वो अपना बिजनेस करेगा स्कूल से या उनको हैंडल करेगा, तो इसको रोकने के लिए क्या कोई इकदाम किए? उसको रोकने के लिए हमने लाहौर चैम्बर ने तमाम डिपार्टमेंट से बात भी की है, उसमें काफ़ी अभी बेहतरी आई है। चीफ मिनिस्टर साहब को भी जब इस चीज़ का पता चलता है वो एक्शन लेते हैं, नोटिस लेते हैं, तो हमने काफ़ी बेहतरी इसमें आ रही है। अभी जब इंडस्ट्रियल जोनिंग हो जाएगी, फिर जो बायलाज वहाँ के मिल जाएंगे उस एरियाज़ के, तो उसके मुताबिक जब इंडस्ट्री लगेगी तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम्स कम आएंगी। सही। अच्छा, बजट की आमद है, तो क्या तजावीज़ आपकी जानिब से दी गई हैं छोटे ताजरों के लिए, सनतकारों, इम्पोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स की जानिब से? जिसमें तो तमाम सेक्टर से जो बजट प्रपोजल्स ली गई हैं, जिसमें हमारी मीटिंग हुई एफबीआर से। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हर साल अपनी बजट प्रपोजल बनाकर भेजते हैं, उसको उन्होंने काफ़ी सीरियसली लेते भी हैं एफबीआर, और उसमें ट्रेडर्स के लिए भी हैं। और अच्छा, तो क्या ये तजावीज़ भेजने से कबल जो हमारे छोटे ताजर हैं, सनतकार हैं, इनसे भी इनके मसाइल और इनकी जो डिमांड्स हैं वो पूछ ली जाती हैं या नहीं? जी बिल्कुल, अभी बजट प्रपोजल अभी भी जा रही हैं। आज भी एक मीटिंग है बजट प्रपोजल के ऊपर ही, सेमिनार है। डिफरेंट जो ट्रेडर्स हैं उनको बुलाकर उनके जो प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं, उनकी जो प्रोडक्ट है उस पे ऊपर जो टैक्सेस है वो देखे जाते हैं। अभी हमारी ये भी प्रपोजल गई है एफबीआर को कि जो कमर्शियल आइटम्स हैं जिसकी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, जिन प्रोडक्ट्स की जो इंपोर्ट होती हैं, तो उसकी इंपोर्ट ड्यूटी, उसके टैक्सेस कम किए जाएं, ताकि जो ये स्मगलिंग है उसको रोका जाए। जैसे ही इंपोर्ट ड्यूटी और दूसरे टैक्सेस इंक्रीज़ करती है गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, वो रेवेन्यू मज़ीद कम हो जाता है, क्योंकि वो स्मगलिंग के वो एरिया में चली जाती है और काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट स्मगलिंग होके आती है। अभी आप देखते हैं
आपके टीवी पर भी चलता है, कस्टम इंटेलिजेंस ने वो रेड करते हैं, वो सामान भी कब्जे में लेते हैं, एलसीडी भी और डिफरेंट। तो अगर वो उसके ऊपर ड्यूटी कम होगी तो वो थ्रू जो सही चैनल है उस पर इम्पोर्ट होगा। तो मैं समझता हूँ कि जो कमर्शियल आइटम्स हैं उसको हमने प्रपोजल दी है कि ड्यूटीज़ और दूसरे टैक्सेस कम किए जाएँ। नहीं तो कुछ ऐसी सूरत हाल नज़र आ रही है कि ड्यूटी टैक्सेस जो है हुकूमत की जानिब से कम किए जाएंगे, यानी आपकी जो तजावीज़ सामने रखी जा रही हैं उन पर नज़रसानी की जाएगी? उसमें उम्मीद है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट भी कहती है कि हमें रेवेन्यू भी चाहिए। अब लोग टैक्स नेट में भी कम आए हैं, जो अभी एमएनएससी स्कीम दी थी गवर्नमेंट ने, तो उस पर बहुत कम लोग इसमें आए। अब रेवेन्यू भी चाहिए, जो पाकिस्तान की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी डेवलप करना है, जो डेवलपमेंट के काम होने हैं, जो एजुकेशन के काम होने हैं। अभी मैं एक बात तो करूँगा कि पंजाब गवर्नमेंट ने 10 अप्रैल को टैक्स डे का आगाज़ किया था, टैक्स डे मनाया उन्होंने। उस पर रेवेन्यू अथॉरिटी के जो चेयरमैन है डॉक्टर रहील सिद्दीकी वो थे, आयशा गोस पाशा जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं पंजाब की, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी जो तजावीज़ भी थी सीएम को। और उसके बाद अभी उन्होंने जो रीम्स है, रेस्टोरेंट इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम, उस पर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई। अभी 2 दिन पहले भी एक सेकंड बैलेटिंग थी उसकी पीआरए की, तो उसमें 139 रेस्टोरेंट्स रजिस्टर्ड हुए हैं, पहले 92 थे। मतलब कि 1 महीने में ही उसको इंक्रीज़ हो गया और 1 महीने में उन्होंने अपना टारगेट अचीव किया। ये फर्स्ट टाइम हुआ किसी सूबे ने अपना जो टैक्स का जो टारगेट था वो 100% अचीव किया। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि एक टैक्स कल्चर पैदा हुआ है लोगों में, और जो गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी इस पर मेहनत की। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ कि टारगेट अचीव किया गवर्नमेंट ने। तो वो जब टारगेट अचीव होता है तो फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और हेल्थ इसके ऊपर लगता है, तो वो तमाम चीज़ें इकट्ठी चलती हैं। अच्छा, आम तौर पे ये देखने में आता है बजट पेश कर दिया जाता है और बाद में जो छोटे लेवल पे जो ताजिर हैं वो परेशान दिखाई देते हैं, नाराज़ दिखाई देते हैं। मुस्लिम लीग नून लाहौर ताजिर विंग के भी आप सदर हैं, तो इस ज़िम्रे में आकर आपकी जानिब से वो क्या स्पेशल इक़दाम किए जाते हैं जो आम ताजिर हैं उनको सहूलत बजट में मिल सके? देखिए, जो छोटा ताजिर है उसको वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक्चुअली बिज़नेस सब कर रहे हैं और अल्लाह के करम से अच्छा बिज़नेस हो रहा है, तमाम मार्केट्स भी बिज़ी हैं। जो छोटे ताजिर को अभी मसाइल का सामना है वो ज़्यादातर पार्किंग का है। वो आपको मालूम है कि जो लाहौर की जितनी बड़ी अहम मार्केट्स हैं जो वो बहुत ही वहाँ पे तजावुज़ात का बहुत बड़ा मसला है। हमारे यहाँ जो ताजिर हैं वो तो बहुत पार्किंग मसाइल की वजह से परेशान, उस वजह से ज़्यादा परेशान है। जो टैक्स है तो टैक्स मेरे ख्याल में इतना कोई बहुत ज़्यादा तंग करने वाला नहीं है। वो ताजिरों को थोड़ा सा वो अगर पार्किंग अगर प्रॉपर मिल जाए, पार्किंग प्लाजास बन जाए तमाम अहम मार्केट्स में, तो वो बेहतरी हो सकती है। तो मसाइल तो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। सही। आपसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। पार्किंग वाले जो मसाइल हैं वो खासे बड़े हैं, उस पर हम दोबारा से बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, अभी एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे ताजिरों के मसाइल के हवाले से। सबसे बड़ा मसला पार्किंग मसाइल पर हम बात कर रहे थे। तो पार्किंग की सूरत हाल जो है हमारे यहाँ जो बड़ी बड़ी मार्केटें हैं उनमें जो है वो खासी अबतर देखने में आ रही है। ताजिर उस वजह से बहुत परेशान दिखाई देते हैं। साथ ही साथ तजावुज़ात माफिया ने भी वहाँ पर कब्जा कर रखा है। तो इस हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? एक्चुअली इसमें हमारी बेशुमार दफ़ा डीसीओ साहब से मीटिंग हुई और सीटीओ साहब से भी कि जो ट्रैफिक के मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं बड़ी मार्केट्स में, उसमें पार्किंग प्लाजा जब तक नहीं बनेंगे ये मसाइल हल नहीं हो सकते। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी इस पे काम किया। अब देखें कि 3-4 प्लाजाज जो हैं जिसको कि हाईलाइट किया गया है, जिसमें नीला गुंबद भी है, हाल रोड भी है और शालम मार्केट है। तो उसमें उसके लिए बजट के लिए प्रपोज़ल गई हुई है। तो उम्मीद है कि इस बजट में ये 1-2 मार्केट्स में कम से कम स्टार्ट हो जाए पार्किंग प्लाजा, तो पार्किंग के मसाइल कम होंगे। और जो तजावुज़ात हैं उसमें तो जितने भी टीएमओज़ हैं और डीसी साहब को भी इसमें एक्शन लेना चाहिए, लेते भी हैं। अब एक दिन एक्शन होता है तो अगले दिन तजावुज़ात के साथ एक जो बड़ा मसला आता है सिक्योरिटी रिस्क पैदा हो जाता है। सिक्योरिटी रिस्क तो अभी आपने देखें कि हर जो जहाँ पे रश है, जहाँ पे बड़ी मार्केट्स है वहाँ पे है। तो उसके लिए तो मार्केट्स वालों को भी चाहिए और काफ़ी लोगों ने तो अपने सीसीटीवी कैमरास भी लगाए और अपनी जो सिक्योरिटी गार्ड्स भी रखे, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। बिल्कुल। उसके लिए तो जो तजावुज़ात ख़त्म होना चाहिए, सिक्योरिटी के तभी मसाइल थोड़े बेहतर हो सकते हैं। क्योंकि तजावुज़ात होंगी और पार्किंग सही नहीं है और सिक्योरिटी भी प्रॉपर नहीं है तो कुछ भी जो है ना वाक़या हो सकता है। तो उससे बचने के लिए
काफ़ी मार्केट्स ने अपने CCTV कैमरास लगाए हैं, लेकिन जो तजावज़ात है उस वजह से वो उसका फ़ायदा नहीं हो रहा जो कि होना चाहिए। सही, जैसा कि पार्किंग प्लाजा एक जगह पे मौजूद नहीं, हम वो बात करें तो जहाँ पर पार्किंग प्लाजा मौजूद हैं वहाँ पर भी सही इस्तेमाल पार्किंग का नहीं किया जा रहा। लिबर्टी में अक्सर देखने में ये आता है कि पार्किंग जो है वो बहुत ज़्यादा बेहंगम सूरत हाल नज़र आती है। अवेयरनेस नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। एक्चुअली जो हमारा माइंड सेट वो चेंज हो चुका है, स्पेशली जो पाकिस्तानी जो सिटीजन्स हैं वो ये चाहते हैं कि वो गाड़ी से उतरें और एक स्टेप वो शॉप के अंदर हों या स्टोर के अंदर हों। हालांकि जो लिबर्टी वाला पार्किंग प्लाजा है वो आइडियल है। मैं कभी भी जब जाता हूँ बिल्कुल सुकून से वहाँ पे गाड़ी पार्क होती है, और जो एक स्टैंडर्ड है जो पार्किंग स्टैंड का वही है वहाँ पे, उसके टाइमिंग के, उसकी सिक्योरिटी, आपकी जो कार है कीमती कार है तो उसकी सिक्योरिटी भी है वहाँ पे। तो लोग पता नहीं क्यों वो जो थोड़ा सा पैदल चलने के लिए ज़हमत नहीं करते। दूसरे मुल्कों में कहीं भी जाते हैं तो वहाँ दूर दूर पार्किंग प्लाजा हैं, वहाँ पे गाड़ी पार्क करना पड़ती है पार्किंग स्टैंड पे। यहाँ पे तो रोड पर पार्क करके तो वो अपनी शॉपिंग के लिए चले जाते हैं, जो कि जिससे मुश्किलात भी आती हैं। उसमें अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है, और उसमें तो मैं तो ये कहूँगा कि जो CTO साहब को स्कूल कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में थोड़े से सेमिनार्स करने चाहिए। बिल्कुल ऐसा होता भी है कि CTO की जानिब से सेमिनार किए जाते हैं, लेकिन हम ऐसा कोई कानून क्यों नहीं रख सकते कि इन सब चीज़ों की पाबंदी जो है उसको यकीनी बनाया जा सके? कानून तो है, इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, और जो सिटीजन्स को भी जो कानून है उसको ओबे करने की भी ज़रूरत है ना, कि जो कानून तो बहुत बने हुए हैं। आप सिग्नल अगर क्रॉस करते हैं तो उसका भी कानून है, चलान होगा, लेकिन लोग फिर तकरार भी करते हैं, बहस करते हैं। तो ये थोड़ा सा शऊर पैदा करने की ज़रूरत है अवाम में। अवाम को थोड़ा सा समझना चाहिए, जैसे कि दूसरे तहजीब याफ्ता मुल्कों में पार्किंग भी है, अपनी लेन में रहते हैं। अभी माल पे भी आप देखें बेहंगम ट्रैफिक होती है, अपनी लेन में कोई भी नहीं जा रहा, मोटर बाइक भी कार की लेन में जा रहा होता है। तो इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। उसी से जो माशरे की पहचान वो ट्रैफिक से ही होती है। किसी भी कंट्री में जब आप जाते हैं तो वहाँ की ट्रैफिक से ही आप अंदाज़ा कर लेते हैं कि वहाँ के जो शहरी हैं वो किस सोच के मालिक। अच्छा, हमारे शहर में मेट्रो बस प्रोजेक्ट की वजह से तरक्याती मंसूबे जो शुरू किए गए हैं हुकूमत की तरफ से, उसकी वजह से ताजिर भी जो परेशान दिखाई दे रहे हैं, और इसके साथ साथ ताजिरों की जानिब से जिनकी दुकानें ख़ास तौर पर गई हैं उनकी जानिब से भी एहतजाज की सूरत हाल सामने आई। तो आया हुकूमत जो है अब उनको कुछ रिलीफ फराहम करेगी? उनकी दुकानों के मुतबादिल उन्हें कुछ दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जो किसी भी मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ जो ज़मीन है जो वो लेना पड़ती है ना, तो वो तो कानून भी है उसका। और मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आला पंजाब इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं। वो किसी को भी उसका हक़ नहीं मारते, बल्कि जो ज़मीन की वैल्यू थी उससे ज़्यादा उसको पेमेंट की है। और अभी ऑरेंज लाइन के ऊपर आपने देखा कि वो कैंप लगे थे, वहाँ किसी और जगह पे दफ्तरों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक ही दिन में जिसकी जो वैल्यू थी उससे ज़्यादा उसको मिला, और बल्कि जो लोग नहीं आए वो कहते यार काश कि हमारी ज़मीन भी इस ऑरेंज लाइन के मंसूबे में आ जाती, हमें भी अपनी प्रॉपर्टी के ज़्यादा रेट मिल जाते। तो बात यह है कि ऑरेंज लाइन भी जब बन जाएगी इंशाल्लाह, तो ये ताजरों को और पाकिस्तान के अवाम को, शहरियों को इसका फ़ायदा होना है। अच्छा, कुछ ताजिरों की जानिब से ये शिकायत भी सामने आई हैं कि उन्हें रेट्स कम दिए गए हैं। आपके पास इस तरह के अगर शिकायत? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे एक कल्चर बन चुका है कि एहतजाज और अपनी डिमांड को बढ़ाना वो ज़्यादा है। ऑरेंज लाइन के ऊपर भी बड़ा अच्छा काम हो रहा था। अब देखें कि उसमें कुछ स्टे ऑर्डर लिया कुछ लोगों ने, तो वो पाकिस्तानी शहरियों के साथ ये मैं समझता हूँ कि मुल्क दुश्मनी है कि एक डेवलपमेंट हो रही है इतनी बड़ी कि जो इंटरनेशनल लेवल पे काउंट होगी, और बड़ा इजी लोन है वो जो कि 20 सालों में वो पाकिस्तान ने देना है, और बहुत ही कम टैक्स उसका जो रेट पे इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम है। तो एक 20 साल में देना है। अब बिजनेसमैन भी जब बिज़नेस करने के लिए पैसे लेते हैं तो वो भी बैंक से लोन लेते हैं ना, बड़ा हाई होता है। तो जब ऑरेंज लाइन बन जाएगी तो ये एक पाकिस्तान की शनाख्त होगी ना। एक अब इंडिया में भी ऑरेंज लाइन बनी, वहाँ भी सारा कुछ यही हुआ है, लेकिन वहाँ पे स्टे ऑर्डर नहीं लिए गए। ये जो स्टे ऑर्डर से ये तकलीफ़ देना है, ये इस हुकूमत के जो डेवलपमेंट के काम है उसको रोकना है, ताकि ये अगले इलेक्शन तक ये डिलीवर ना कर सकें और आवाम इनको वोट ना दे। ऐसा नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि जो ये हुकूमत काम कर रही है और जब ये डिलीवर कर रही है, ऑरेंज मेट्रो जो बस आप कहें अगर, वो तकरीबन 2 लाख लोग डेली उसमें ट्रैवल करते हैं। एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बस में
क्या गरीब का हक नहीं है कि वो एक एयर कंडीशन बस में सफ़र करे और 20 रुपए में वो सफ़र करे? अगर आप वैगनों पे जाएं या रिक्शों पे जाएं तो उसमें बेशुमार मुश्किलात भी होती हैं। सही। इसके साथ साथ अब जो ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मनसूबा बन रहा है उसकी वजह से जो हमारे ताजिर हैं वो खासे परेशान इस वजह से दिखाई दे रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर उनकी जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो भी मुतासर हो रही हैं। तो वो आप ताजिरों को इस हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर मनसूबा चल रहा है तो कारोबार अगर मुतासर होंगे तो जाहिर बात है घरेलू बजट और उसको चलाना भी जो है वो जी, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसमें जो अनासर ने स्टे लिया कुछ एरियाज़ में ऑरेंज लाइन जिसमें काम डिले हुआ थोड़ा, अब मेरा भी जो ऑफिस है वो भी उसी एरिया में जहाँ पे ऑरेंज लाइन का गुज़र होना है, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ है, वहाँ पे भी अभी रोड सही नहीं हुआ। लेकिन उसमें जब एक दफ़ा मुश्किलात तो आती हैं ना, कोई भी आप घर भी बनाएं, आप शॉप भी बनाएं तो एक मुश्किलात आती है, उसके बाद फिर आपने उसका बेनिफिट लेना। अब जैसे मेट्रो ट्रेन है, वो मेट्रो बस के ऊपर बड़ी सहूलत है, इसी तरह ऑरेंज लाइन, ये सिर्फ एक लाइन नहीं होगी, पूरे लाहौर को ऑरेंज लाइन बनेगी, ग्रीन लाइन बनेगी, रेड लाइन बनेगी, तो ये डिफरेंट पूरे लाहौर को कनेक्ट किया जाएगा तमाम सेक्टर्स। जैसे आप लंदन में देखते हैं उसी तरह का लाहौर में प्रोजेक्ट चलेगा। सही। तो उसमें मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा मंसूबा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको अवाम की सहूलत के लिए ये है। उसमें ताजरों के लिए भी बेनिफिट होना है कि जो बाहर से ताजर आते हैं वो इजीली जो अहम मार्केट्स में लिंक उसका है तो वो इजीली वहाँ पे जाएंगे, और दूसरे शहरों से जो ताजर आते हैं लाहौर में परचेजिंग के लिए तो उनको भी बड़ी सहूलत होगी, और लाहौर में भी जो ताजर अपने कारोबार पर चाहते हैं वो ज़्यादा आसानी से जा सकते हैं मेट्रो बस पर भी। इसी तरह ऑरेंज लाइन जब कंप्लीट हो जाएगी तो उस पर भी इजीली ज़्यादा बेहतर तरीके से जा सकते हैं। सही। आपसे मैं जानना चाहूँगी नई सनत साजी के लिए शहर लाहौर में जो है वो क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जगह मख्तस करना, ये तमाम मसाइल जो हैं इनको किस तरह से देखा जा रहा है ताकि नई सनत जो है उसका रुझान जो है वो ज़्यादा आए और कारोबार के मौके भी ज़्यादा मिलें? अभी 4 दिन पहले चन्योट में भी इंडस्ट्रियल जोन का इफ्तिताह किया गया। सही। इसी तरह पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इंडस्ट्रियल जोन बन रहे हैं। तो जो लाहौर की बात है यहाँ पे थोड़ी सी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि लाहौर एक मेगा सिटी है। जितने भी फॉरेन कंपनीज़ हैं वो चाहती हैं कि लाहौर में अपना इंडस्ट्रियल यूनिट लगाएं और प्रोडक्शन हो, तो उस पर काम हो रहा है। इंडस्ट्रियल जोन्स पे भी काम जब हो जाएगा, और सुंदर स्टेट बड़ा अच्छा एक इंडस्ट्रियल जोन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है, वहाँ फैसिलिटीज़ हैं, रोड बहुत बेहतर हैं। तो इसी तरह के लाहौर में भी इंडस्ट्रियल जोन मैं समझता हूँ कि होने चाहिए ताकि इंडस्ट्री मज़ीद लगे और लोगों को जो है रोज़गार भी मिलता है इंडस्ट्री से, और इंडस्ट्री लगती है तो मुल्क चलता है, इकॉनमी चलती है। सही। इंडस्ट्री लगती है तो मुल्क भी चलता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारा प्रोग्राम में आए और आपने हमें वक्त दिया। आई होप कि आप ख़ास तौर पर सनतकारों के ताजरों के मसाइल जो हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से हल कर सके ताकि मुल्क में जो है सनत का पहिया वो रवां दवां रहे। नाज़रीन, हमारे साथ नासिर सईद साहब मौजूद थे और उन्होंने ताजरों के मसाइल के हवाले से और अपनी जो उनकी कारकर्दगी है उसके हवाले से उन्होंने हमें बताया। प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब शामिल करेंगे मेरा शहर लाहौर। और मेरा शहर लाहौर में हम आज जो है डिस्कस करेंगे गर्मियों के लाहौरी मशरूबात कौन कौन से हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राव जावेद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आज हमने डिस्कस करना है गर्मियों के लाहौरी मशरूबात के हवाले से। तो पहले तो बताइएगा लाहौरी मशरूबात जो हैं वो कौन कौन से हैं? लाहौर के जो शुरू से मशरूबात चल रहे हैं उनमें शक्कर का इस्तेमाल ज़्यादा होता था, चीनी तो उस वक़्त थी नहीं, तो शक्कर कोला जो है ये लाहौर का एक अहम था, और गर्मियों में ये जिस्म में जो है वो ठंडक पैदा करने के लिए बड़ा ही मतलब समझा जाता था कि ये इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा था, घरों में भी और दुकानों पे भी बाहर। अब भी लाहौर में अंदरून शहर में कई मुकामात पे जो शक्कर कोला है वो दस्तयाब है और लोग अंदरून शहर के उसको पी रहे हैं। लाहौरी मशरूब कहा जा सकता है। जी, ये लाहौर का मशरूब है, और इसके अलावा इसमें मज़ीद जो है वो मलंगू डाल के तो मज़ीद ठंडा कर दिया जाता है, जो जिस्म के लिए मज़ीद ठंडक पैदा करता है। इसके अलावा जो है अब इन्हीं जो लाहौरी मशरूबात हैं उनकी नई शक्ल सामने आ रही है। मशरूबात वही हैं, पुरानी जो हमारी सकाफ़त है उसको आगे लेके जाया जा रहा है, लेकिन जैसा कि अब आपने कहा इनको ही थोड़ी सी जिद्दत लेके आई जा रही है, लेकिन जायका और जो है उसका तरीका का जो है वो थोड़ा मुख्तलिफ लग रहा है, लेकिन
इनमें जिद्दत लाई जा रही है। तो हमारी सकाफत के जो मशरूबात हैं इनको हम किसी तौर पीछे नहीं छोड़। हाँ, इसी तरह से जैसे शक्कर कोला की हमने बात की, एक सत्तू जो है वो भी एक लाहौर का अहम मशरूब था। और उसमें ये था कि जो को जो है वो पहले तो ये कि घरों में उसको खुद कूट के और उसको जो है वो बना लिया जाता था, उसका पेस्ट टाइप, पाउडर टाइप। तो ये सत्तू बनाया कैसे जाता है, हमारे नाजरीन को वो भी बता दें। सत्तू ये कि जो है ना, जिस तरह से गंदम की बाली से एक दाना निकलता है, इसी तरह से जौ है एक, तो जौ को कूट के, यानी जिस तरह से हम मिर्चों को भी जैसे कूटा जाता है, पीसना अलग चीज़ है, कूटना अलग चीज़ है। पीसने में बिल्कुल ही पाउडर बन जाता है और कूटने से जो है वो एक अलग शेप निकलती है। तो उस तरह से ये इसको भी शक्कर में डाल के तो ये बनाया जाता था। राव साहब, एक शक्कर का शरबत भी जो है हमारे यहाँ बहुत जो है वो मशहूर है, तो सत्तू और शक्कर का शरबत, ये क्या दोनों चीज़ें अलग अलग? जी, ये अलग अलग हैं। अच्छा। जो शक्कर कोला जिसको हम कहते हैं, शक्कर का शरबत, अच्छा। उसमें शक्कर जो है वो पानी में मिक्स करके, और ज़्यादा जिसमें अब मलंगू डाल लिया या कोई ऐसी चीज़ ठंडी और डाल ली, लेकिन रूटीन में जो है वो सिर्फ शक्कर ही पानी में डाल के वो इस्तेमाल की जाती थी। और जो ये सत्तू है, सत्तू में शक्कर डलती है, लेकिन सत्तू एक अलग चीज़ है, वो उसमें डलता है और उसको हिलाया जाता है ताकि वो नीचे बैठ ना जाए। तो उसको पिया जाता है। वो गर्मियों में बहुत ही जो है मुफीद था ठंडक के लिए। सही। इसके अलावा कौन कौन से मशरूबात जो हैं? इसके अलावा ये कि लाहौर में जैसे कि और लाहौर में पूरा लाहौर बागात का शहर था, और इन बागात में जो है वो फल जो थे वो बड़े पाए जाते थे। तो उन फलों से का जो रो है वो भी हमारे यहाँ जो है हम देखते हैं कि प्योर जो लाहौरी मशरूबात हैं उनमें शामिल है, और आज भी उतना ही मशहूर जो है वो है। लोग हम देखते हैं जगह जगह जो है गन्ने के रो की दुकानें जो हैं वो मौजूद हैं, और लोग जो हैं उसी तरह से इसको अभी भी इंजॉय करते हैं। हाँ, गन्ना भी, क्योंकि लाहौर के मज़ाफ़ात में जो है वो गन्ने की फसल बहुत ज़्यादा थी। अब तो आबादियाँ जो हैं वो सोसाइटियाँ बन गई, तो गन्ना जो है वो देसी गन्ना होता था उस वक़्त, और उसका जो शरबत जो रो निकाला जाता था। अब जो है उसमें तब्दीली आ गई। अब एक ख़ास किस्म के जो है बीज से एक मतलब वो गन्ना जो तैयार किया जाता है, वो गन्ना तो नहीं जो देसी गन्ने का मुकाबला कर सके, लेकिन बहरहाल वो गन्ने का रस जो है वो अब भी चल रहा है, वो भी बड़ा ही मुफीद है। और लाहौर में मुख्तलिफ जगह पे जो गन्ने के जो वो है बेलने जिनको कहा जाता है, अक्सर हमने दुकानों पर ये भी देखा है कि गन्ने के रो में अदरक का इस्तेमाल किया जा रहा है, लीमू इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसका मतलब क्या फ़ायदा होता है? लीमू का एक तो ये जी कि लीमू खुद जो है वो एक बड़ा इस्तेमाल होता था, अब बेशक इसका इस्तेमाल भी कम हो गया। और इसी तरह से जैसे हम गन्ने की बात कर रहे थे, लीमू भी अब फार्मी टाइप वो आ गया। वो लीमू जो देसी लीमू थे वो अब कम हो गए हैं। तो लीमू को भी एक शिकंजबीन के तौर पे अलग से बना के और इस्तेमाल किया जाता था। उसमें जो है वो नमक और काला नमक का इस्तेमाल किया जाता था, वो भी बहुत मुफीद था, और बहुत जो है वो शिकंजबीन का इस्तेमाल होता था। तो इसी तरह से फालसे का शरबत है, फालसा भी लाहौर में फालसे के भी दरख्त थे। इस तरह से आलू बुखारा, उसका भी शरबत जो है वो ठंडे मशरूबात में शुमार होता है, और वो भी बड़ा इस्तेमाल। फिर कांजी थी, ये गाजर जो है इससे बनाई जाती थी कांजी, वो भी बहुत मशहूर थी। और गलियों में जो है वो चाटियाँ, जो घड़े जिनको हम कहते हैं, उनमें वो डाल के तो गली गली बाज़ार लगा के वो लोग बेचते थे कांजी का शरबत, और वो भी अब बहुत कम हो गया। कांजी अभी भी बहुत से लोगों का पसंदीदा मशरूब है, तो गर्मी का तोड़ कांजी के साथ किस तरह से इसको देखते हैं आप? ये सारी चीज़ें जो हैं, जिस तरह से कांजी हो गया, ये सारे ठंडे शरबत हैं। तो इनमें जिस तरह से गाजर जो है वो खुद एक ठंडा, बल्कि गाजर का मुरब्बा भी, क्योंकि गर्मियों में गाजर नहीं इतनी होती, तो इसका मुरब्बे की शक्ल में इसको महफूज कर लिया जाता है, और गर्मियों में इसका भी इस्तेमाल जो था वो बहुत था। इसी तरह से चाटी की लस्सी जो दही से बनाई जाती थी, वो भी, उसका भी बहुत इस्तेमाल था, और लोग घरों में जो है वो हर घर में तकरीबन दही जो है वो बनाई जाती थी, और उससे जो है वो नाश्ते में, ख़ास तौर पे जो है नाश्ते में वो दही की लस्सी इस्तेमाल की जाती थी। अच्छा राव साहब, हमारे यहाँ गोला गंडा जो है वो भी हमारा प्योर लाहौरी एक गर्मियों का तोड़ समझा जाता है, लेकिन अब आके उसकी शक्ल जो है वो बिल्कुल तब्दील हो चुकी है, उसको बिल्कुल रंग बिरंगा और उसमें फ्रूट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो जब ये गोला गंडा का इस्तेमाल शुरू हुआ था, तब इसकी कैसी शक्ल थी, इसको किस तरह से लोग पसंद करते थे, कितना इसका इस्तेमाल किया जाता था? हाँ, शुरू में जो है ना, हम बचपन में जैसे खाते रहे हैं, तो उस वक्त अब तो एक मशीन आ गई है जिससे वो उसको जो है वो तराशा जाता है, और वो गोला,
उस वक्त एक रंदा जिसको कहते हैं वो एक था, छोटा से एक फटी पे बना होता था, गलियों में वो लेकर जा रहे होते थे, वो लगाया जाता था। और उसमें जिस तरह से आजकल है कि प्यालियों में और बड़ी वो खूबसूरत डिज़ाइन से उसको दबा के और निकाल के और एक स्टिक पे लगा दिया जाता है, इस तरह से नहीं था, बल्कि पत्तों, जिस तरह से पान के पत्ते एक किसी बर्तन में रखे जाते हैं, इसी तरह से पीपल के पत्ते और बोहड़ के पत्ते, इन दरख्तों के पत्तों को इसी तरह से पानी में भिगो के रखा हुआ होता था। वो निकालते थे दुकानदार उसको और पत्ते को साफ़ करते थे और उसको हाथ पे रख के और इस तरह से रंदे से उसको वो क्रश करके और वो उसके ऊपर जो है वो आ जाता था, उस पर फिर रंग डाले जाते, रंग शुरू से ही डाले जा रहे हैं मुख्तलिफ रंग, तो वो इस तरह से हाथ में लेके और वो दे दिए जाते थे। फिर ये गोला गंडा जो है ये केले के पत्तों पे भी इसी तरह से ही दिया जाता था। तो बाद में जो है फिर वो प्यालियाँ और मुख्तलिफ कलर की चीज़ें और उनको मुख्तलिफ शेप दे दी गई, तो वो एक जदीद जो है वो मॉडर्न तरीके से उसके, तो उस वक्त जो था 5 पैसे 10 पैसे इतने का जो है वो ये लाहौरी मशरूबात में सरदाई और ये बादामों वाला जो दूध है ये भी खासा मशहूर है और ये शुरू से देखने में आ रहा है और लोग अभी भी उतना ही पसंद कर रहे हैं। नहीं, अब तो उतना नहीं चल रहा है ये जगह जगह जो हैं वो लोग बैठे होते थे, इसमें सरदाई की मुख्तलिफ जो देसी इसमें चीज़ें जैसे बादाम गिरियाँ और इस तरह की खशखास ऐसी चीज़ों को घोटा जाता था और इन पे ख़ास तौर पे ना जो जिस डंडे से इसको घोटा जाता था उस पे घंटियाँ छोटी छोटी जो है ना वो बांधी हुई होती थी। तो यूं ही वो उसको घोट रहे होते थे तो वो टन 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 घंटियाँ जो है वो एक अजीब समा पैदा करती थी और लोगों की तवज्जो का जो है वो मरकज़ बनती थी और लोग उस तरफ माइल होते थे, देखते थे। और वो लोग मुस्तकिल जो है सारा दिन इन चीज़ों को तैयार कर रहे थे और साथ ही तैयार होने के बाद सरदाई जो है वो इस्तेमाल हो रही थी। अब सरदाई जो है वो मेलों में या बाज़ हम मुख्तलिफ GT रोड पे या ऐसे सड़कों पे निकलते हैं तो उनके किनारों पे कुछ लोग बैठ के ये अमल कर रहे होते हैं और सरदाई चल रही है। आपसे जानना चाहेंगे मुगलिया दौर में भी इसी तरह से मशरूबात जो है वो पसंद किए जाते थे, इसी तरह से डेयरियों पर ट्रेंड था कि लोग जो हैं इन मशरूबात को लेकर जा रहे हैं और इनको इस तरह से पसंद किया जा रहा है? मुग़ल दौर में जो था वो एक पूरा एक महकमा होता था जो कि बादशाह के लिए मशरूबात तैयार करता था। वो मशरूबात एक खाके होते थे, लेकिन आम लोग जो हैं वो इस तरह से गली महलों में या इस तरह से मशरूब नहीं मिलते थे, बल्कि लोग ख़ुद जो हैं वो मशरूब तैयार करते थे। जैसे कुछ चीज़ें हैं जो गर्मियों में नहीं मिलती और वो उनकी तासीर जो है वो ठंडी है, तो वो सर्दियों में उन चीज़ों को महफूज कर लेते थे, उनको मशरूबात की शक्ल में, और वो गर्मियों में उनका इस्तेमाल करते थे। सही राव साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मज़े मज़े के लाहौरी मशरूबात के हवाले से बताया और इसके बाद मुझे लगता है बहुत से लाहौरी जो है अपने घर में इन मशरूबात की तैयारी भी करना शुरू कर देंगे। नाज़रीन, राव साहब ने हमें इन अच्छे मशरूबात के हवाले से बताया। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।